हाय गाइस, क्या हाल चाल आप सबके। मेरा नाम है संचित और आप देख रहे हैं सीए नॉलेज पोर्टल। सो वेलकम टू डे 2 ऑफ जीएसटी रिवीजन चैलेंज हमारा। आज वाले डे 2 में हमारे जो टॉपिक्स ऑफ डिस्कशन थे वो हैं रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी और दूसरा टॉपिक है टाइम ऑफ सप्लाई। 5 डे जीएसटी चैलेंज का जो पूरा शेड्यूल मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं। अगर बाय चांस आपने वो शेड्यूल नहीं देखा तो वो शेड्यूल मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया और टेलीग्राम पे तो रोज हमारी वहां पर डिस्कशन चली रही है। तो एक बार मैं आपको वीडियो की स्टार्टिंग में बोल दूं, जो लोग अब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी इस वीडियो को देखा है, जो भी हम 5 डे जीएसटी चैलेंज का शेड्यूल है और डेली बेसिस पर जो मैं आपको टेस्ट देता हूं, उसके सॉल्यूशन देता हूं, वो सब टेलीग्राम पे होता है। प्लीज टेलीग्राम चैनल को डिस्क्रिप्शन में जो दिया गया लिंक है उससे ऐड कर लीजिए। अगर वो लिंक बाय चांस नहीं चल रहा, कुछ फोन पे नहीं चलता, तो आप अपने टेलीग्राम ऐप पे सीए इंटर नॉलेज पोर्टल ये सर्च कर सकते हैं और आपको हमारा ग्रुप मिल जाएगा। सो डे 2 के अंदर रजिस्ट्रेशन और टाइम ऑफ सप्लाई आपके लिए टारगेटेड था, जिसके अंदर मैंने आपको पूरा शेड्यूल दिया था कि अगर आप मैराथन में से रिवाइज करना चाहते हो तो कर सकते हो। आई होप आपने आज बढ़िया से ये दो चैप्टर रिवाइज किए होंगे। एंड अगेन लेट्स कंटिन्यू विद आवर मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट मैं आपको हमेशा की तरह कह रहा हूं, मैंने मॉक टेस्ट अप्रोक्सीमेटली अब से 1 घंटे पहले 6:15 6:30 बजे के आसपास शेयर कर दिया था। लगभग लगभग समय 6:45 बजे हैं जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं। तो हम इसका सोल्यूशन डिस्कस करते हैं जल्दी से। और एक चीज और बता दूं, अगर आप सबको अभी तक पता लगी गया होगा कि बिहार और जितनी भी और सारी स्टेट्स हैं जहां पर इलेक्शन होने वाले, बाई इलेक्शन होने वाले हैं, वहां के ही सिर्फ एग्जाम पोस्टपोन किए गए हैं। तो बाकी इंडिया के स्टूडेंट्स को कोई भी अपनी एग्जाम पोस्टपोनमेंट वगैरह वाला दिमाग में डाउट नहीं रखना। आपके एग्जाम सेम दिन होंगे। जो पोस्टपोनमेंट हुई है पैन इंडिया के लिए वो सिर्फ फाउंडेशन के लिए हुई है, इसीलिए किसी भी तरह का डाउट अपने दिमाग में, अपनी स्ट्रैटेजी को बदलने की जरूरत आपको नहीं है। चल मॉक टेस्ट के अंदर यहां पर एमसीक्यू क्वेश्चंस के अंदर मैंने 2 केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाले हैं। जैसे कि आपको पता है हमारे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आएंगे इस बार। और मैं आपको पहले ही बता रहा हूं, केस स्टडी देख के ना सिर्फ डर लगता है क्योंकि उसका क्वेश्चन बहुत बड़ा होता है और उसमें 4-5 क्वेश्चन होते हैं। मगर जब आप इंडिविजुअली क्वेश्चंस देखोगे ना, आपको लगेगा, टिपिकली मैंने ये ऑब्जर्व किया है, रादर देन अ स्टैंड अलोन एमसीक्यू क्वेश्चन, अगर केस स्टडी क्वेश्चन के एमसीक्यू होंगे ना वो बहुत इजी होंगे। द ओनली थिंग इज केस स्टडी के अंदर आप जब एक साथ इतनी इंफॉर्मेशन देखते हो ना, आप डर जाते हो। सिर्फ यही डिफरेंस होता है। तो आपने करना कुछ नहीं है, आपने पहले केस स्टडी को पूरी तरह से रीड करना है। फिर जो भी आपका क्वेश्चन होगा, चेक करो उस केस स्टडी के अंदर मेरे क्वेश्चन से रेलेवेंट कौन सा पैराग्राफ है, क्योंकि उस केस स्टडी के अंदर तो बहुत सारा कुछ दे रखा होगा। तो आपको वो रेलेवेंट पैराग्राफ देखना है कि मेरे क्वेश्चन से रिलेटेड कौन सा पैराग्राफ है, और उसके बाद उस पैराग्राफ में सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती चली जाएगी और आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। लेट्स ट्राई। क्वेश्चन नंबर 1, मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। हिज इंटीरियर डिजाइनिंग से साफ लग रहा है ये कौन है, सप्लायर ऑफ सर्विस है, तो उस चीज से ध्यान रखना है हमने। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000 and on 30th June his turnover exceeded 20 lakh and reached to 20,05,000 rupees। अब उसकी 20 लाख को, सर्विसेज के केस में याद रखना 40 लाख की लिमिट लगती नहीं है, 20 लाख की और 10 लाख की लिमिट लगती है। साथ साथ हम यहां पर इसको एक बार बना लेते हैं। 30 जून को क्या हुआ, हमारी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस कर गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। मिस्टर कुमार अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 15 जुलाई। 15 जुलाई को उसने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर दिया, बोले तो REG01 फाइल कर दिया। एंड रजिस्ट्रेशन वॉज ग्रांटेड टू हिम ऑन 25 जुलाई। 25 जुलाई को REG06 भी उसको मिल गया। ये हमने क्वेश्चन को अपना लिख लिया। मैंने हमेशा बोला है जब भी क्वेश्चन दिक्कत दे आपको क्या बनाना है, समय की धारा यानी कि टाइमलाइन। टाइमलाइन बनते ही सारा क्वेश्चन बढ़िया लगने लग जाता है, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे वो जीएसटी हो। On 1st August, Mr. Kumar got contract for interior designing services from Mr. Ram, which he accepted on 2nd August। ध्यान देना, रजिस्ट्रेशन की बात यहां खत्म हो गई है, आपको ये नई बात शुरू हो गई है। इसको इंटीरियर डिजाइनिंग का एक कॉन्ट्रैक्ट मिला था राम से, या इंटीरियर डिजाइनिंग इसकी आउटवर्ड सप्लाई है, यानी आउटवर्ड सप्लाई देनी है राम को, विच ही एक्सेप्टेड ऑन 2nd August। ध्यान दो, अभी तक सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट किया है। Services were completed on 6th of August and invoice was raised on 7th of August for 5 lakh। Payment was received on 29th of August। यानी हमारे पास 5 डेट्स हैं। आप पढ़ के बोल सकते हो कि ये वाला क्वेश्चन हमारे लिए किस लिए रेलेवेंट होगा। पक्का पक्का क्वेश्चन में हमें कहीं टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रखा होगा। तो पहला पैराग्राफ हमें देख के पता लग रहा है यहाँ पे रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा।
दूसरे पॉइंट के अंदर मेरे किसी आउटवर्ड सप्लाई वाले कॉन्ट्रैक्ट की बात करिए तो वहां पर टाइम ऑफ सप्लाई लगेगा। ऑल द वैल्यूज आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस अनलेस स्पेसिफिकली मेंशन्ड। मिस्टर कुमार मेक्स इंट्रास्टेट आउटवर्ड सप्लाईज। इंट्रास्टेट की रेलेवेंस क्या हो गई, आप पे मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन नहीं लगा। एंड ऑल परचेजेस आर आल्सो इंट्रास्टेट, रेट्स दे रखे हैं इन रिलेशन टू द अबव, आंसर द फॉलोइंग क्वेरीज। अब हमने एक बार केस स्टडी पढ़ लिया है, अब क्वेरीज करने, अब जो क्वेश्चंस होंगे, अब हम सीधा उस पैराग्राफ पे जाएंगे जो पैराग्राफ हमारे क्वेश्चन के लिए रेलेवेंट है। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर मिस्टर कुमार इज, रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड हमें पता है ये पैराग्राफ है और इस पैराग्राफ को हमने यहां पर टाइमलाइन फॉर्म में बना लिया है। हमने लाइबल किस दिन हुए थे, जिस दिन हमारी टर्नओवर 20 लाख को क्रॉस करी थी, इस दिन हम लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए थे। अब इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन का प्रोविजन अगर आप याद करो वो बड़ा सिंपल सा है। अगर आप लाइबल होने के विद इन 30 डेज में RE01 फाइल कर देते हो तब तो आपको जो रजिस्ट्रेशन मिलती है वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिलती है, यानी उस डेट से मिलती है जिस दिन से आप लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन हुए हो। अगर 30 डेज में एप्लीकेशन फाइल ना करो तो जिस दिन से REG06 यानी कि रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को ग्रांट करने की जो डेट होती है उसी दिन से आपको इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन मिलती है। तो हमें यहां चेक करना है यहां 30 डेज का पीरियड फॉलो हुआ है या नहीं। चेक करो, 30 डेज के अंदर अंदर ही हमने एप्लीकेशन फाइल कर दी है तो यहां पर हमें रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन मिलेगी, यानी हमारी इफेक्टिव डेट हो जाएगी 30 जून। वो प्रोविजन आपको अप्लाई करना है। और हमेशा से मैं बोलता हूं रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर के अंदर मान के चलो जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे गए हैं वो यही है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसी के ऊपर आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन भी मिलेंगे पास्ट ईयर में, RTP में, MTP में, और इसी के ऊपर आपको MCQ क्वेश्चन भी मिलेंगे। मेरे हिसाब से हर अटेम्प्ट में लगभग ICAI ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली पूछ ही लेता है। आगे बढ़ते हैं। मिस्टर श्याम कैन इशू रिवाइज्ड इनवॉइस। अब रिवाइज्ड इनवॉइस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमारा इसी से रिलेटेड है। जब भी आपकी रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन होती है तो जिस पीरियड के दौरान आपको इनिशियली RE06 नहीं मिला था, मिला तो RE06 यहां पर है मगर वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिला है, तो इस पीरियड के दौरान आपने कमर्शियल इनवॉइस इशू करे होंगे उस समय। अब जब रेट्रोस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन आपको मिल गई है, अब जब आपको GST मिल गया है तो यहां पर आपको क्या करना पड़ता है, रिवाइज्ड इनवॉइसेस इशू करने पड़ते हैं। और ये रिवाइज्ड इनवॉइस कब तक इशू करे जा सकते हैं, विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज। 30 डेज कहां से, REG06 से 30 डेज। मोस्टली बच्चों को ये तो याद रह जाता है कि 30 डेज का पीरियड होता है, मगर वो मान के चलते हैं 30 डेज किस दिन से, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ना। 30 डेज तो हमेशा रिवाइज्ड इनवॉइस इशू करने के लिए कहां से गिने जाएंगे, फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो यहां से अगर 30 डेज हम कैलकुलेट करें तो हमें रिवाइज इनवॉइस कब तक इशू करने हैं, 25 अगस्त। मेरे हिसाब से पॉइंट नंबर 2 के अंदर बच्चे अगर गलती करेंगे तो वो ये गलती करेंगे, वो 30 दिन इफेक्टिव डेट से गिनने लग जाएंगे, विच इज रॉन्ग। आपको इस पॉइंट का ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम इज। अब टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड ये पैराग्राफ रेलेवेंट था। जरा चेक करें यहां पर कौन सी डेट को क्या क्या हुआ। पहले मैं बात करूं 1 अगस्त और 2 अगस्त को किसकी बात चल रही है, सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट की बात चल रही है 1 अगस्त को। तो ध्यान देना टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन चाहे गुड्स हो चाहे सर्विसेज हो, कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ वो रेलेवेंट ही नहीं है हमारे लिए। असली में सर्विसेज में कौन कौन सी डेट रेलेवेंट होती है, कंप्लीशन ऑफ सर्विस, इनवॉइस और पेमेंट, ये 3 डेट रेलेवेंट होती हैं। इसके अलावा PO किस दिन आया, कॉन्ट्रैक्ट किस दिन हुआ, वो चाय पीने कब गए, कॉफी पीने कब गए, ये सारी डेट हमारे रेलेवेंट नहीं है। ये जानबूझ के क्वेश्चन आपको कंफ्यूज करने के लिए देगा। तो ये जो पहली लाइन है ना, 1 अगस्त को कॉन्ट्रैक्ट मिला और 2 अगस्त को हमने एक्सेप्ट कर लिया, ये लाइन हमारे किसी काम की नहीं है, दिस इज जस्ट फॉर कंफ्यूजन। अब आगे बात करते हैं, सर्विस कंप्लीट हुई कब, 6 अगस्त को, ये रेलेवेंट है हमारे लिए, कंप्लीट हो गई 6 अगस्त को। उसके बाद इनवॉइस हो गया 7 अगस्त को। जरा जल्दी से प्रोविजन याद करें सर्विसेज का। सर्विसेज के केस में क्या होता है, हम चेक करते हैं कि क्या हमारा इनवॉइस विद इन द टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन 31 इशू हुआ है या नहीं। सेक्शन 31 टाइम लिमिट कितना देता है सर्विसेज के केस में, वो कहता है कंप्लीशन के विद इन 30 डेज में आपने इनवॉइस इशू करना है। तो यहां पर चेक करो, कंप्लीशन हुई 6 तारीख को, इनवॉइस हमने अगले ही दिन 7 तारीख को इशू कर दिया, तो क्या हम टाइम लिमिट को फॉलो कर रहे हैं, द आंसर इज यस। एंड क्योंकि हम टाइम लिमिट अंडर सेक्शन 31 फॉलो कर रहे हैं तो हमारे लिए टाइम ऑफ सप्लाई क्या आ गया, डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ पेमेंट, विच एवर इज अर्लियर। ध्यान देना, नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 वो सिर्फ गुड्स के लिए एप्लीकेबल होती है, जहां पर हम
एडवांस पेमेंट के ऊपर हम जीएसटी छोड़ दिया, हमने टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर नहीं करते। दैट इज नॉट एप्लीकेबल फॉर सर्विसेज। सर्विसेज के केस में इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो हमारा इनवॉइस आया 7 अगस्त को, पेमेंट आई 29 अगस्त को। कोई बच्चा भी बता देगा दोनों का अर्लियर क्या है, 7 अगस्त। तो हमारी आंसर यहां पर क्या आ गया, 7 अगस्त। अगर आप देखोगे बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी, बस केस स्टडी देख के बच्चा घबरा जाता है, दैट इज द ओनली थिंग। तो तीनों पार्ट मेरे हिसाब से कुछ भी नहीं था, प्लेन सिंपल वेनिला प्रोविजंस सीधे सीधे हमसे पूछे गए हैं, इसके अंदर कोई दिक्कत मेरे हिसाब से नहीं आनी चाहिए थी। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये फिर से केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, इसके अंदर भी हमें मजा आएगा। 2 क्वेश्चन दे रखे हैं मगर हमें केस स्टडी पूरी पढ़नी पड़ेगी। मिस्टर मनदीप इज अ रजिस्टर्ड डीलर, पहले बता दिया उसने जीएसटी में रजिस्टर्ड है, यानी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड तो मेरे को नहीं लगता ही ज्यादा पूछेंगे। इज डूइंग बिल्डिंग मटीरियल बिजनेस इन द स्टेट ऑफ असम, असम के अंदर वो कर रहा है। ही अवेल्ड का मतलब दे नहीं रहा, रिसीव करी है, उसने रिसीव करी है अवेल्ड आर्किटेक्ट सर्विसेज फॉर हिज बिजनेस फ्रॉम हिज फ्रेंड इन लंदन फ्री ऑफ कॉस्ट। इंपोर्ट ऑफ सर्विस का पॉइंट आ गया और वो भी विदाउट कंसिडरेशन का। ठीक है जी। ही ऑल्सो अवेल्ड डिजाइनिंग सर्विसेज फ्रॉम हिज ब्रदर फॉर पर्सनल पर्पजेस, यानी दोनों पॉइंट कहीं ना कहीं किससे रिलेटेड है, इंपोर्ट ऑफ सर्विस से रिलेटेड है। हमें अगर चेक भी करना पड़ा तो हद से हद ये चेक करना पड़ेगा कि ये सप्लाई है या नहीं। इस तरह का क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इस पैराग्राफ में। बट ये भी ध्यान देना जरूरी नहीं क्वेश्चन हर पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछे, कई बार कुछ वो जानबूझ के केस स्टडी में ना एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे देता है आपको कंफ्यूज करने के लिए। He availed services which are liable to tax under reverse charge for which date of invoice was 1/9/2000 whatever। 1 सितंबर को उसने सर्विसेज ली रिवर्स चार्ज में, उसकी पेमेंट करी उसने, बुक्स में उसकी पेमेंट 15 तारीख को दिख रही थी और उसके बैंक अकाउंट से डेबिट किस दिन हुआ है, 18 तारीख से हुआ है। तो ये वाला पोर्शन फिर से आपको दिख रहा है, यहां पर हम कोई रिवर्स चार्ज में सर्विसेज रिसीव कर रहे हैं और जो इंफॉर्मेशन दे रखी है उस हिसाब से हमें लग रहा है कि वो हमसे टाइम ऑफ सप्लाई निकलवाएगा। इसकी पढ़ के हमें आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन में कहीं ना कहीं टाइम ऑफ सप्लाई होगा, और टाइम ऑफ सप्लाई किसका निकालना है हमें, फॉरवर्ड चार्ज का नहीं, रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज का। हिज टर्नओवर फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर एज अंडर टैक्सेबल सप्लाई दे रखी है, एग्जेम्प्ट दे रखी है, और जो रिवर्स चार्ज में इनवर्ट सप्लाई दे रखी है वो डेटा दे रखा है। कहीं ना कहीं ये डेटा हमारे लिए किसके रेलेवेंट होगा, एग्रीगेट टर्नओवर निकलवाएगा, और फिर उस एग्रीगेट टर्नओवर के बेसिस पे शायद हमसे कोई क्वेश्चन पूछे, मगर ये डेटा देख के पता लग रहा है एग्रीगेट टर्नओवर के लिए ही रेलेवेंट है। बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन गिवन अबव कैलकुलेट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर। अब जरा देखते हैं ऊपर वाली केस स्टडी में उसने क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं। टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज रिसीव्ड बाय हिम एंड टैक्सेबल अंडर रिवर्स चार्ज। टाइम ऑफ सप्लाई यानी कि हमारे लिए रेलेवेंट कौन सा पैराग्राफ हो गया, ये वाला पैराग्राफ रेलेवेंट हो गया। जल्दी से देखते हैं कौन कौन सी डेट है। पहले तो प्रोविजन रिवाइज करो। रिवर्स चार्ज ऑफ सर्विसेज में प्रोविजन क्या कहता है, वो कहता है आपको टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर करेगा जिस दिन, पॉइंट नंबर 1, आप क्या कहते हैं, पेमेंट करेंगे। डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट की भी 2 डेट होती है। जिस दिन मैं पेमेंट कर रहा हूं तो एक तरह से मेरे बैंक अकाउंट से डेबिट हो रहा है वो वाली डेट, या जिस दिन मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसको लिख रहा हूं वो वाली डेट, विच एवर इज अर्लियर। तो डेट ऑफ पेमेंट में ये दोनों चीजें आ जाएंगी। साथ साथ 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इन वेंडर इनवॉइस। तो हमें यहां पे चेक करना है वेंडर इनवॉइस से 61st डे। वेंडर का इनवॉइस आया था 1 सितंबर, यहां से 61st डे निकालूं तो 1 नवंबर, ये हो गया हमारा 61st डे। पेमेंट की दोनों डेट्स क्या है, एक 15/11 को ही है और एक 18/11 को ही है। तो अब इन 3 डेट्स का अर्लियर, 61st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस और बाकी 2 जो डेट है हमारी पेमेंट की, उन सबका अर्लियर क्या आ जाएगा, 1 नवंबर 2000 समथिंग समथिंग। तो हमें बस सिंपल प्रोविजन याद था अगर, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बड़ा इजी था। एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द फाइनेंशियल ईयर विल बी एज अंडर, बहुत ही सिंपल सवाल। एग्रीगेट टर्नओवर, अब एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन याद करो जल्दी से। एग्रीगेट टर्नओवर में टैक्सेबल सप्लाई तो आती थी, एग्जेम्प्ट सप्लाई भी आती थी। इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर कर रहे हो तो वो भी आती थी, एक्सपोर्ट कर रहे हो तो वो भी आती थी। क्या नहीं आता था, अगर आप रिवर्स चार्ज में रिसीव कर रहे हो कुछ, वो नहीं आता था। आपके जो टैक्सेस का अमाउंट है वो नहीं आता था। तो दीज वर दी 2 एक्सक्लूजन्स, टैक्सेस का अमाउंट और इनवर्ट सप्लाई जो आपने रिवर्स चार्ज की करी है। क्या क्या इंक्लूड होता है, टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट, एक्सपोर्ट, टर्नओवर, जीरो रेटेड सप्लाई, बाकी स्टेट्स के अंदर जो आपने स्टॉक ट्रांसफर करे हैं वो भी इंक्लूड होंगे, ये सब इंक्लूड होता था। ठीक है जी। अब यहां पर क्या क्या आ जाएगा, टैक्सेबल सप्लाई 55 लाख आ जाएगी, एग्जेम्प्ट सप्लाई 16 लाख आ जाएगी, मगर ये जो रिवर्स चार्ज वाली इनवर्ट सप्लाई है ये एग्रीगेट टर्नओवर में नहीं जुड़ेगी। ध्यान देना, रिवर्स चार्ज की सप्लाई सप्लायर के हाथ में जुड़ती है, रेसिपेंट के हाथ में नहीं जुड़ती। तो इस हम तो रेसिपेंट की बात कर रहे हैं, वी हैव रिसीव्ड रिवर्स चार्ज सप्लाई, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 71 लाख। क्लियर है यहां पर।
चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 ये मेरे खुद के बनाए गए क्वेश्चन है, सेल्फ मेड क्वेश्चन। जिन बच्चों ने क्वेश्चन बैंक लिया हुआ है उसको क्वेश्चन बैंक में शायद उनको ये क्वेश्चन स्ट्रेट फॉरवर्ड दिख जाएंगे। तो ये मैंने वही क्वेश्चन डाले हैं क्योंकि बाकी सारे क्वेश्चन जो मुझे मिले वो बड़े रिपीटेटिव नेचर के थे, तो एटलीस्ट वो क्वेश्चन जो मैंने खुद बनाए हुए हैं मैंने वो सोचा टेस्ट में डाल दूं। रिलायंस जियो इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग टेलीकॉम सर्विसेज टू वन ऑफ इट्स कस्टमर मिस्टर एक्स। टेलीकॉम सर्विस दी है। As per the policy of Reliance, it shall render services to postpaid customers only. पोस्टपेड कस्टमर्स को सर्विस देंगे। पोस्टपेड में होता क्या है, मैं हमेशा से बोलता हूं टेलीकॉम सर्विस जैसी आई आपके दिमाग में कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्सेप्ट ट्रिगर करना चाहिए, क्योंकि पोस्टपेड के अंदर क्या होता है, आप लंबे समय के लिए सामने वाले को सर्विस दे रहे होते हो और आपने अपने टर्म्स में ही एग्री कर रखा होता है कि इस डेट को हम आपका बिल जनरेट करके दे देंगे। तो जो हमारी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की कंडीशन होती है, पीरियोडिक पेमेंट ऑब्लिगेशन मोर देन 3 मंथ्स, वो सब यहाँ यूजुअली सेटिस्फाई हो जाती हैं। इसलिए यहां पर आपको कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विसेज के प्रोविजंस को ट्रिगर करना है अपने माइंड में। क्वेश्चन रीड करते करते ही समझते जाया करो कि कौन कौन से कॉन्सेप्ट यहां पर एप्लीकेबल हो रहे हैं। बट द पेमेंट ऑब्लिगेशन विल अराइज ऑन 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ। और बड़ी क्लियरली यहां पर उन्होंने बता दिया, यहां पर हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन है कि हम पेमेंट ऑब्लिगेशन किस दिन आएगी, 1st ऑफ नेक्स्ट मंथ को। इसी दिन हमारा टाइम ऑफ सप्लाई भी ट्रिगर कर जाएगा एक तरह से। फॉर द पीरियड एंडिंग 13 सितंबर एन इनवॉइस वाज इशूड ऑन 1st में। बहुत बढ़िया बात है, आपको इसी डेट से पहले पहले इनवॉइस इशू करना था, क्योंकि अगले महीने की 1 तारीख को हमने अपने साइकिल में एग्री कर रखा है और अप्रैल के लिए हमने अपना इनवॉइस उस डेट को इशू कर भी दिया। तो यहां पर अगर मैं डायग्राम बनाऊं, ये अप्रैल का महीना है, 30 अप्रैल को जो खत्म हुआ है उसका 1 मई को इनवॉइस इशू कर दिया। कितने का इनवॉइस था, 960 रुपीज का था। एक्स ने इसकी पेमेंट कर दी 7 मई को। 7 मई को उसने 1000 रुपीज पे कर दी, यानी कि 960 तो इसी बिल की पेमेंट हुई है और 40 रुपए कहीं ना कहीं अगले महीने का एडवांस हमने एक तरह से डिपॉजिट करा दिया। ठीक है जी। अब अगला, सम एक्स्ट्रा अमाउंट दैट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट हिज फ्यूचर बिल्स फॉर द पीरियड एंडिंग मई। इनवॉइस वाज रेज्ड ऑन 1 जून फॉर 1050। एक्स ने सिर्फ 1010 की पेमेंट करी क्योंकि 40 रुपए उसने एडवांस ऑलरेडी कर रखी थी। तो अब जरा हम यहां पर आ जाए मई के महीने के अंदर। 31 मई को हमारा जो मंथ खत्म हुआ उसका हमने 1 जून को बिल रेज कर दिया, बिल्कुल ठीक किया। बिल हमारा रेज हुआ कितने का, 1050 का। ठीक है, इसकी पेमेंट एक्स ने कब करी, पेमेंट इसने एक्स ने कर दी 7 जून को। 7 जून को उसने 1010 की पेमेंट कर दी, कारण 40 रुपए एडवांस पहले दे दिए थे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू। अब यहां पर आपको टाइम ऑफ सप्लाई से रिलेटेड बताना है। देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट 960 रुपए का टाइम ऑफ सप्लाई, तो ये हो गया डेट ऑफ इनवॉइस और ये हो गई डेट ऑफ पेमेंट 7/5, विच एवर इज अर्लियर। 960 रुपए में तो कोई डाउट ही नहीं है, क्योंकि वहां पर दोनों का अर्लियर क्या आएगा, 1 मई। 1 मई को 960 रुपीज का टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर कर जाएगा। इशू है इस 1050 में। 1050 में इशू क्या है, क्योंकि इसका इनवॉइस अगर आप ध्यान से देखो तो 1 जून को इशू हो रहा है, मगर इसमें 40 रुपए की पेमेंट एडवांस में आ रही है जबकि 1010 की पेमेंट बाद में आ रही है। तो यहां पर सवाल ये आया 40 रुपए के टाइम ऑफ सप्लाई पे क्या होगा। तो इसके अंदर आपको याद होगा हमने पढ़ा था कि अगर 1000 रुपीज तक का एडवांस हम दे देते हैं, क्यों दे देते हैं, हमने अपने पिछले किसी इनवॉइस की ज्यादा पेमेंट कर दी, तो उस केस में लॉ ने ऑप्शन दिया है, आप चाहो तो उस एडवांस अमाउंट का टाइम ऑफ सप्लाई एट द टाइम ऑफ इनवॉइस ही ट्रिगर करा सकते हो, इवन इफ आपने पिछले इनवॉइस के साथ ही उसकी कुछ एक्स्ट्रा पेमेंट कर दी थी। तो ये जो 40 रुपए का एडवांस है ना, हमारे पास मर्जी है इसका, हम 7 मई को भी टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर करा सकते हैं, या फिर हम जिस दिन इसका इनवॉइस हुआ है 1 जून को भी इसका टाइम ऑफ सप्लाई ट्रिगर करा सकते हैं। तो हमें आंसर में क्या देखना है, इट इज ऑप्शनल टू ट्रीट द टाइम ऑफ सप्लाई फॉर 40 रुपीज ऑन 7th में और 1 जून। However, for 1010 the time of supply will always be 1 जून। ये हमारा आंसर सही होगा। और याद रखना, कुछ बच्चे दिमाग में सेट कर लेते हैं कि 40 रुपए का तो इसी दिन होगा, ये गलत है, पक्का नहीं। लॉ ने कंपलसरी नहीं किया, लॉ ने हमें ऑप्शन दिया है, क्योंकि मैंने हाईलाइट भी कराया था अपनी बुक में, अपने मैराथन में, वहां पे सिर्फ क्या लिखा है, मे वर्ड लिखा है, तो इट इज ओनली अ ऑप्शन विद अस, राइट। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एवीजे प्राइवेट लिमिटेड है। ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे हिसाब से, ये बड़ा सोच समझ के बनाया गया क्वेश्चन है। एवीजे प्राइवेट लिमिटेड हैज प्लेस्ड ऑर्डर ऑन 10 अप्रैल 2020 ऑन लक्ष्मी प्रिंटर्स फॉर प्रिंटिंग ऑफ 10,000 बुक्स। Soft copy of the book is shared in PDF form by AVJ and Lakshmi Printers print the content using own pink and print and ink। पहली बात तो जो पहले पॉइंट में यूज किया है ना मैंने, ये वाली जो चीज टू रिकॉग्नाइज
कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है या सप्लाई ऑफ सर्विस है, ये बच्चे के ऊपर छोड़ दिया। अब जिस बच्चे ने मिक्स सप्लाई और कॉम्पोजिट सप्लाई में ये सीबीआईसी सर्कुलर पढ़ रखा है, उसको तो क्वेश्चन समझ में आएगा कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है या सप्लाई ऑफ सर्विस, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा। इनफैक्ट मॉक टेस्ट नंबर 1 के अंदर भी मैंने इसके ऊपर एक क्वेश्चन डाला था। सीबीएसई का सर्कुलर कहता है वो सारे केसेस प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट के जहां पर आप कंटेंट देते हो और सामने वाला सिर्फ और सिर्फ अपना पेपर और इंक यूज करता है, कंटेंट क्योंकि मेन चीज है बुक्स के अंदर, ब्रोशर के अंदर, रिपोर्ट के अंदर, इसीलिए इसे सप्लाई ऑफ सर्विस माना जाएगा। वो पेपर इंक को खरीदा है ऐसा नहीं मानेंगे। तो ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, दैट फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू नो। इसके लिए हमने सीबीआईसी सर्कुलर का यूज किया। अब लक्ष्मी प्रिंटर ने एवीजे को सप्लाई ऑफ सर्विस दी है। कौन सी सर्विस दी है? प्रिंटिंग सर्विस दी है। लक्ष्मी प्रिंटिंग चार्जेस 100 रुपीज फॉर ईच बुक। 10,000 बुक्स प्रिंट कराई हैं तो 10 लाख रुपए हो गए। Books were delivered by Lakshmi Printers on 30 April. An invoice of 10 लाख is raised on 15 मई। अब ध्यान देना, जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ऑर्डर प्लेस हुआ, टाइम ऑफ सप्लाई निकालने के लिए ऑर्डर वगैरह की कोई रेलेवेंस नहीं है। टाइम ऑफ सप्लाई के लिए जो डेट्स रेलेवेंट है ना, उन्हीं पे ध्यान दो। रेलेवेंट क्या है? लक्ष्मी प्रिंटर्स ने मुझे बुक्स डिलीवर कर दी 30 अप्रैल को, यानी कि 30 अप्रैल को उसने अपना प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर लिया। अब क्वेश्चन की लैंग्वेज इस तरह से है, जिन बच्चों को ये नहीं पता कि ये सप्लाई ऑफ सर्विस है, वो पूरा क्वेश्चन बुक्स के हिसाब से करने, गुड्स के हिसाब से करने बैठ जाएंगे, विच वुड बी टोटली रॉन्ग। ये सप्लाई ऑफ सर्विस का कॉन्ट्रैक्ट है। बुक्स जिस दिन उसने डिलीवर करी, इसका मतलब उसने अपना प्रिंटिंग कॉन्ट्रैक्ट पूरा कर दिया। इन अदर वर्ड्स उसकी कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो गई। 30 अप्रैल को कंप्लीशन ऑफ सर्विस हो गई। अब आगे देखते हैं। इनवॉइस उसने 15 मई को रेज कर दिया, बहुत ही बढ़िया बात है, विद इन 30 डेज हो गया। तो यहां पर कौन सा केस हो गया? जब हमने सर्विस विद इन सेक्शन 31 टाइम लिमिट, जब हमने इनवॉइस विद इन सेक्शन 31 के टाइम लिमिट में इशू कर दिया। अब आई पेमेंट। पेमेंट 10 अप्रैल को ही आ गई थी। अरे वाह, 10 अप्रैल को जिस दिन कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, 3 लाख तो एडवांस चला गया था और बाकी की 7 लाख की पेमेंट जो हुई है वो 10 मई को हुई है। एवीजे ने 10 मई को करी है। 10th मई को पेमेंट करी है एवीजे ने, मगर जो बेस्ट स्टेशनरी है उसके अकाउंट में 14th मई को गई है और उसने एंट्री 16th मई को करी है। बस यही एक लौती चीज है जहां पे बच्चे कंफ्यूज रहेंगे। अब आप दिमाग में प्रोविजन ट्रिगर कर गया होगा कि क्योंकि हमने सेक्शन 31 की टाइम लिमिट के अंदर अंदर सर्विस दी है, तो हमारा प्रोविजन तो कहता है इनवॉइस और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, मगर पेमेंट डेट किसको माने? देखो 3 लाख की पेमेंट डेट तो 10 अप्रैल को ही आ गई है, तो देयर इज नो डाउट कि 3 लाख के एडवांस अमाउंट पे तो टाइम ऑफ सप्लाई 10 अप्रैल को ही ट्रिगर कर गया। रीजन बीइंग वी आर टॉकिंग अबाउट सप्लाई ऑफ सर्विस। सप्लाई ऑफ सर्विस में एडवांस के ऊपर कोई भी नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 नहीं लगती, सप्लाई ऑफ गुड्स पे लगती है, वो हम सर्विस की बात कर रहे हैं। तो 3 लाख पे तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। 7 लाख पे डाउट ये है क्योंकि 10 मई को एवीजे ने पे करा, यानी रेसिपेंट ने पे किया। सप्लायर की बैंक में आया 14 तारीख को और सप्लायर ने अपनी किताबों में लिखा 16 को। तो कौन सी डेट रेलेवेंट है? लेट मी टेल यू, 10 तारीख रेलेवेंट ही नहीं है। डेट ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन क्या होती है? डेट ऑफ पेमेंट की डेफिनेशन मतलब, अगर मैं फॉरवर्ड चार्ज की बात कर रहा हूं, फॉरवर्ड चार्ज में सप्लायर के जिस दिन बैंक अकाउंट में आएगी या सप्लायर जिस दिन अपनी किताबों में लिखेगा, विच एवर इज अर्लियर। रेसिपिएंट ने किस दिन पे किया, दैट इज नॉट रेलेवेंट एट ऑल। रेसिपिएंट किस दिन चेक काट रहा है, रेसिपिएंट किस दिन अपनी किताबों में रिकॉर्ड कर रहा है, वो रेलेवेंट नहीं है। रेसिपिएंट की किताबें रेलेवेंट उस दिन होती है अगर हम रिवर्स चार्ज की टाइम ऑफ सप्लाई निकाल रहे होते हैं। यहां पे तो फॉरवर्ड चार्ज का टाइम ऑफ सप्लाई है, तो ये जो 10 मई वाली डेट है ये बिल्कुल इररेलेवेंट है। हमारे लिए डेट ऑफ पेमेंट क्या मानी जाएगी? 14 मई, यानी कि अर्लियर ऑफ द 2 डेट्स इन सप्लायर्स हैंड। सप्लायर के लिए जो 2 डेट्स हैं उसको देखा जाएगा। तो बट हमने इनवॉइस किस दिन इशू कर दिया? 15 तारीख को, सॉरी 14 तारीख, मैंने 15 के बाद लिख दी, सॉरी 14 यहां लिखनी चाहिए मुझे, 14/5। तो अब हमारा 7 लाख के लिए पेमेंट या इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर, इन दोनों को डेट्स को देखना है, विच इज 14। तो हमारा आंसर क्या है? टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ 3 लाख वुड बी 10th अप्रैल एंड बैलेंस 7 लाख विल बी 14th ऑफ मई। ठीक है जी। क्वेश्चन बैंक का अगर आपके पास पुराना एडिशन है तो उसके अंदर यहां पर मिस्टेक है, 15th में दे रखा है। अगर आपके पास पुराना एडिशन है क्वेश्चन बैंक का तो उसको ठीक कर लेना। मेरे को जहां तक पता है टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर में ये आखिरी क्वेश्चन है और नई एडिशन में मैंने ठीक कर दिया है। मगर अगर आपके पास पुरानी एडिशन होगी, पुरानी एडिशन में ऐसा नहीं है कि अमेंडमेंट्स उसमें भी सारी कवर्ड है, मगर हाँ कुछ जो मिस्टेक्स थी वो मैंने नई एडिशन में ठीक कर दिया। नई एडिशन सिर्फ फ्यूचर वाले, मई 21 वाले, नवंबर 21 वाले स्टूडेंट्स को दे रहे हैं। नवंबर 20 तक सबके पास मेरे हिसाब से पुरानी एडिशन ही होगी, तो वहां पर अपने क्वेश्चन बैंक में ये ठीक कर लेना।
वहां पर मिस्टेक हो गई थी, वहां पे 15th में लिखा मिलेगा आपको। AVJ Private Limited is registered under GST in the state of Delhi. It has been amalgamated with the Knowledge Portal Private Limited. एक कंपनी थी, वो अमेलगमेट होकर दूसरी कंपनी में चली गई। द डायरेक्टर्स ऑफ एवीजे प्राइवेट लिमिटेड विल बिकम द डायरेक्टर्स ऑफ नॉलेज पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड। वो तो ठीक है, जो मर्जी हो, हमें क्या लेना देना। फॉलोइंग स्टेप्स नीड टू बी टेकन। अब रजिस्ट्रेशन क्या होगा, देखो जब भी अमेलगमेशन होती थी, डीमर्जर होती थी, तो मैंने आपको दो सेक्शन एक साथ दिखाए थे। सेक्शन 22 में क्लियरली लिखा है कि अगर एक पर्सन अपना बिजनेस ट्रांसफर कर देता है तो जो रेसिपिएंट है, ट्रांसफरी है, उसको फ्रेश रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ेगी, वो पुराने जीएसटीएन से काम नहीं चला सकता। ये सेक्शन 22 के अंदर चीज दे रखी है। ऑन दी अदर एंड अगर आप कैंसिलेशन वाला प्रोविजन पढ़ो, सेक्शन 29 के अंदर अगर आप जाओ तो वहां पे वन ऑफ द ग्राउंड्स फॉर कैंसिलेशन, मैंडेटरी कैंसिलेशन इज जब आपका बिजनेस ट्रांसफर हो जाता है आइदर थ्रू अमेलगमेशन, थ्रू सेल, थ्रू डेथ और व्हाटएवर द केस इज। तो यहां पर क्या होगा, दो सेक्शन एक साथ लगाने हैं। जो ट्रांसफरर है एवीजे, उसको सेक्शन 29 के अंदर कैंसिलेशन अप्लाई करनी पड़ेगी, और जो ट्रांसफरी है नॉलेज पोर्टल प्राइवेट लिमिटेड, उसको सेक्शन 22 के अंदर मैंडेटरी नई रजिस्ट्रेशन करानी पड़ेगी। द आंसर इज सी। ठीक है जी, चलिए डिस्क्रिप्टिव पे आ जाते हैं। डिस्क्रिप्टिव के अंदर वेदर द फॉलोइंग सप्लाई ऑफ टैक्सेबल गुड्स, ध्यान देना गुड्स की बात चल रही है, सिर्फ सर्विसेज की बात नहीं। रजिस्ट्रेशन प्रोविजन के अंदर गुड्स के लिए आपको पता है 40 लाख की लिमिट भी चेक करनी होती है। आर रिक्वायर्ड टू रजिस्टर अंडर जीएसटी लॉ और नॉट। मिस्टर राघव इज एंगेज्ड इन होलसम रिटेल ट्रेडिंग ऑफ मेडिसिन इन द स्टेट ऑफ आसाम। His aggregate turnover is 9 lakh rupees, which consists of 8 lakh intrastate and 1 lakh interstate. देखो 20 लाख, 10 लाख, 40 लाख, ये सब पे दिमाग खराब करने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि क्वेश्चन अगर क्लियरली बोल दे इंटरस्टेट सप्लाई हुई है तो इंटरस्टेट सप्लाई के अंदर क्या लग जाएगा, सेक्शन 24 लग जाएगा। और 24 के लगते ही आपकी एग्रीगेट टर्नओवर जो थ्रेशोल्ड है 10, 20, 40, वो इररिलेवेंट हो जाती है। तो हमें यहां पर सोचने की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, इंटरस्टेट के अंदर भी अगर आपको याद हो, सेक्शन 23 के अंदर एक नोटिफिकेशन आई है जो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन खत्म करके फिर से वो 10, 20, 40 लाख की लिमिट अप्लाई कर देती है, मगर वो नोटिफिकेशन सिर्फ और सिर्फ इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज पर लगती है। इंटरस्टेट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स में हैंडीक्राफ्ट गुड्स को छोड़कर वो नोटिफिकेशन नहीं लगती। मैंने पूरा चार्ट बना के दे रखा है फ्लो चार्ट वाली बुक के अंदर, अगर आपने देख रखा हो तो आपको पता होगा। इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स में हैंडीक्राफ्ट को छोड़ दिया जाए तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन है। हैंडीक्राफ्ट के लिए 10 लाख, 20 लाख, 40 लाख की लिमिट लगती है, बाकी गुड्स के लिए मैंडेटरी है। तो यहां पर आंसर देखो, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, सिर्फ पार्ट नंबर ए सिर्फ 2 मार्क्स का है। तो आप बच्चे कुछ क्या करने बैठ जाएंगे, पहले पूरी थ्रेशोल्ड समझाएंगे, कब 10 लग रही है, कब 20 लग रही है, कब 40 लग रही है, फिर 24 पे आएंगे। थ्रेशोल्ड समझाने की जरूरत नहीं है, क्रिस्प आंसर देना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है भाई, क्या लिखोगे इतना कुछ। तो आप सॉल्यूशन देखोगे तो सॉल्यूशन के अंदर मैंने सिर्फ ये क्या दे रखा है, मैंने सिर्फ सेक्शन 24 को रेफर कर रखा है, दैट्स इट, क्योंकि दैट इज द मेन थिंग दैट वी नीड टू रेफर टू। सेक्शन 24 कहता है इंटरस्टेट सप्लाई ऑफ गुड्स हो तो मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर। क्वांटम ऑफ एग्रीगेट टर्नओवर समझाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो यहां पर अप्लाई नहीं हो रही है। तो यहां पर आंसर क्या आ गया, सेक्शन 24 के हिसाब से मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करानी है। SN Gupta of Rajasthan is engaged in trading of taxable goods on his own account and also acting as the agent of Mr. Rishi. एजेंट है SN Gupta, एजेंट की तरह काम करता है। उसकी टर्नओवर दे रखी है 12 लाख खुद की, 9 लाख प्रिंसिपल के बिहाफ पर, बोथ आर इंट्रास्टेट। अब एजेंट के केस में याद करो, फिर से सेक्शन 24 लगता है। अगर एक एजेंट किसी और के बिहाफ पर सप्लाई करता है और वो दूसरा बंदा टैक्सेबल पर्सन है तो एजेंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है। साथ साथ अगर एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन में देखूं तो सेक्शन 22 की एक्सप्लेनेशन बोलती है ये जो 9 लाख रुपए, 12 लाख तो एजेंट के खुद के हैं, ये जो 9 लाख रुपए उसने प्रिंसिपल के बिहाफ पर सप्लाई करे, ये भी एजेंट की एग्रीगेट टर्नओवर में जुड़ेंगे। तो एजेंट की एग्रीगेट टर्नओवर इस केस में कितनी है, 21 लाख है। अब सर 24 लग गया, एग्रीगेट टर्नओवर की कैलकुलेट करने की तो जरूरत ही नहीं है, बिल्कुल सही। तो इसका आंसर आप क्या कर सकते हो, सीधा सेक्शन 24 लिख सकते हो। 24 में बोल दो कि एजेंट को मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेनी है, एग्रीगेट टर्नओवर की बात ही मत करो। अगर आप बोलना चाहते हो तो देखो हमें 40 लाख यहां पर लिमिट अप्लाई होएगी, ऐसा कुछ बोला तो गया नहीं है। आप एग्रीगेट टर्नओवर के बारे में भी जिक्र कर सकते हो कि यहां पर एग्रीगेट टर्नओवर में 9 लाख भी जुड़ेंगे, एग्रीगेट टर्नओवर 1 लाख हो जाएगी, आप उसका जिक्र कर सकते हो। बट मेरे हिसाब से अगर आप सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 24 को भी रेफर कराओगे, आपको एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने पड़ेंगे, क्योंकि 21 लाख होने के बावजूद हमें नहीं पता कि लिमिट 40 लाख है या 20 लाख है। हाउ कैन वी एज्यूम 40 लाख अप्लाई नहीं हो रही है। तो मेरा सजेशन यही है, एग्रीगेट टर्नओवर को टच ना भी करो तो चलेगा,
आंसर आप देखोगे तो आंसर में मैंने फिर भी एग्रीगेट टर्नओवर का जिक्र कर रखा है, क्योंकि आईसीआई ने अपने आंसर में एग्रीगेट टर्नओवर का जिक्र कर रखा था। अदरवाइज आप सिर्फ सेक्शन 24 को रेफर कर दोगे तो चल जाएगा, दोनों क्वेश्चन 24 के बेसिस पे आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अगेन ये वाला क्वेश्चन वही है, इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन वाला, बड़ा ही इजी क्वेश्चन है, बट क्योंकि एग्जाम में बार बार आता है इसलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला है। कम से कम अभी तक एमटीपी, आरटीपी और एग्जाम को मिलाकर 5 या 6 बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। यहां पर फिर से आप बड़ा सिंपल सी है, 20 लाख की टर्नओवर 25 अगस्त को ही हमने 19 सितंबर को रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर दी। चेक करो यहां से याद है, क्या 30 दिन के अंदर अप्लाई हो गई? यस, 30 दिन में अप्लाई हो गई। बेशक REG 06 29 सितंबर को आया, मगर हमारी इफेक्टिव डेट क्या हो जाएगी? 25 ऑफ अगस्त हो जाएगी। आपको करना क्या है, पहले आपको प्रोविजन समझाना है। प्रोविजन पहले समझा दो कि हर बंदे को विद इन अ पीरियड ऑफ 30 डेज अप्लाई करना पड़ता है REG 1 के अंदर। REG 01 30 डेज में अप्लाई हो गया तो इफेक्टिव डेट ये होती है, नहीं हुआ तो ये। पहले आपने ये प्रोविजन समझा देना है, उसके बेसिस पे पॉइंट नंबर 1 का आंसर कर सकते हो और पॉइंट नंबर 2 का भी आंसर सेम प्रोविजन के बेसिस पे कर सकते हो। आप एक बार अगर प्रोविजन समझा देते हो, यहां पे जैसे प्रोविजंस मैंने एक बार समझा दिए, तो उसके बाद पॉइंट 1 और 2 दोनों का आंसर एक साथ लिख सकते हो। पॉइंट नंबर 2 में क्या है, बस डेट चेंज कर दिया है, अब विद इन 30 डेज नहीं है। विद इन 30 डेज नहीं है तो जो 5 अक्टूबर को जिस दिन REG 06 मिला है वही हमारी इफेक्टिव डेट हो जाएगी। सो यू हैव टू केयरफुली एक्सप्लेन द प्रोविजन एंड उसके बाद दोनों का आंसर एक साथ। क्वेश्चन नंबर 3, Messer Siaram is a trader of decorative items in Hoskas, Delhi. His aggregate turnover exceeded 20 लाख रुपए in the month of October. डेकोरेटिव आइटम्स है और 20 लाख बोला है तो खुद मत सोचना 40 लाख। क्वेश्चन नहीं बोल दिया कि 20 लाख एप्लीकेबल लिमिट है, वो हमने क्रॉस करी अक्टूबर में। उसने अप्लाई करी जीएसटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन, मगर उसने डिटेल्स ऑफ बैंक अकाउंट नहीं डाली। टैक्स कंसल्टेंट ने बोला कि प्रायर सबमिशन ऑफ बैंक डिटेल्स इज मैंडेटरी टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन। एग्जामिन जो उसकी कंसल्टेंट की एडवाइस है वो करेक्ट है या नहीं है। देखो, अमेंडमेंट से पहले होती तो एडवाइस करेक्ट होती, मगर मई 20 से पहले एक अमेंडमेंट आई थी जिसके अंदर रूल 10A इंसर्ट हुआ था। रूल 10A क्या कहता है, अगर आप अपने REG 01 के पार्ट बी में बैंक डिटेल्स या कोई और डिटेल्स स्पेसिफाइड डिटेल नहीं भी देते तो उसको बाद में भी दी जा सकती है। बैंक डिटेल्स को बाद में मतलब REG 06 के बाद भी दी जा सकती है, मगर उसकी एक मैक्सिमम टाइम लिमिट है जो रूल 10A में दे रखी है, 45 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ REG 06, या फिर जो आप रजिस्ट्रेशन के बाद पहली GSTR 3B फाइल करते हो, विच एवर इज अर्लियर। तो वो वाली डेट आपको मेंशन कर देनी है कि वहां तक आपको ये सबमिट करना ही करना है। नहीं सबमिट करोगे तो क्या होगा, आप ऑप्शन मर्जी है, लिखना चाहो लिख सकते हो, बाकी 3 मार्क्स का आंसर है, इतना भी लिख दोगे आंसर चल जाएगा। वैसे आप लिख सकते हो, इफ देयर इज अ नॉन कंप्लायंस इट बिकम्स वन ऑफ द ग्राउंड फॉर कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन बाय द प्रॉपर ऑफिसर। अच्छा, इसकी 2 एक्सेप्शन होती हैं, वो भी आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। इनफैक्ट मेरे हिसाब से एक्सेप्शन तो लिखनी चाहिए, क्योंकि हम जो हमारे टैक्स कंसल्टेंट क्वेश्चन में बोल रहा है उसको गलत बोल रहे हैं, तो हमें बताना चाहिए कि वो गलत है, मगर इन 2 केसेस में रूल 10A नहीं लगेगा। कौन से 2 केसेस? जब आप TDS या TCS की वजह से रजिस्ट्रेशन ले रहे हो, या जब ऑफिसर ने आपको सुओ मोटो रजिस्ट्रेशन दी है, उन 2 केसेस के अंदर रूल 10A नहीं लगता। तो ये प्रोविजन वैसे भी हमारा अमेंडमेंट से रिलेटेड है। अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताए थे, मई 20 और नवंबर 20 की अमेंडमेंट में से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं, क्योंकि 2 बार की अमेंडमेंट्स कलेक्टिव हो चुकी हैं एंड देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी अमेंडमेंट वाले टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Max Sons is a registered supplier of electronic items and pays GST under regular scheme. कॉम्पोजिशन वाला डीलर नहीं है वो। ऑन 15 जुलाई Max Sons received an order from सुंदर ट्रेडर। ऑर्डर मिला है, इसका मतलब हमने उस बंदे को आउटवर्ड सप्लाई करनी है फॉर द सप्लाई ऑफ ए कंसाइनमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। हमने उसको इलेक्ट्रॉनिक आइटम बेचनी है। आया क्या? अभी ऑर्डर आया 15 जुलाई को, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डर आया है, ठीक है जी। Max Sons गेट द कंसाइनमेंट रेडी बाय 20 जुलाई। 20 जुलाई को हमने रेडी कर लिया तो क्या हुआ, ये डेट भी रेलेवेंट नहीं है हमारे लिए। इनवॉइस इसका हमने 21 जुलाई को इशू कर दिया, ठीक है जी। इस दिन ये डेट रेलेवेंट है क्योंकि इस दिन हमने क्या कर दिया, इनवॉइस इशू कर दिया। सुंदर ट्रेडर कलेक्ट्स द असाइनमेंट फ्रॉम द प्रेमाइसेस ऑन 30 जुलाई। बेशक मैंने तैयार कर रखा था, मगर 30 जुलाई तक वो कलेक्ट करने ही नहीं आया। तो बेसिकली जो डिलीवरी हुई है, जो रिमूवल ऑफ गुड्स हुए हैं, वो किस दिन हुआ है? 31 जुलाई को हुई है। और उसी दिन वो मुझे चेक दे गया, चेक दे के गया। अभी रुक जाओ, ठीक है जी। पेमेंट क्लियर हो गई 31 जुलाई, मैंने किताबों के अंदर मैंने 31 जुलाई को पेमेंट लिख ली, और क्या कहते हैं क्रेडिट हुई किस दिन? 1 अगस्त को।
तो पेमेंट की डेट तो इन दोनों में से जो भी अर्लियर हो गई वो डेट मान ली जाएगी। अब जरा देखो, ये सप्लाई ऑफ गुड्स का क्वेश्चन है या सर्विसेज का? सप्लाई ऑफ गुड्स का। सप्लाई ऑफ गुड्स दिमाग में एकदम ट्रिगर हो जाना चाहिए। नॉर्मल चार्ज के अंदर नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 लगेगी। तो आप पहले तो प्रोविजन समझाओगे। प्रोविजन के अंदर मैंने आपको पहले बोला था, पहले सेक्शन 12 बता दो और उसके बाद नोटिफिकेशन के रेफरेंस भी दे दो। सेक्शन 12 कहता है कि जिस दिन आपका इनवॉइस हुआ या जो लास्ट डेट एज पर सेक्शन 31 है, और पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। मगर नोटिफिकेशन नंबर 6617 ने इस प्रोविजन को इररेलेवेंट कर दिया है। तो आप दोनों को समझाओगे। प्रोविजन समझा दिया, आप ले देंगे प्रोविजन क्या बचा? जिस दिन इनवॉइस था या जो लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस थी। लास्ट डेट ऑफ इनवॉइस क्या होती है गुड्स के केस में? जिस दिन आपका रिमूवल ऑफ गुड्स होता है। रिमूवल ऑफ गुड्स आपका किस केस में हुआ है? 31 जुलाई को। तो सेक्शन 31 के हिसाब से तो इस दिन इनवॉइस इशू करना था, मगर हमने पहली इनवॉइस इशू कर दिया। अगर इनवॉइस पहले इशू हो जाएगा तो टाइम ऑफ सप्लाई भी क्या हो जाएगा? ट्रिगर पहले हो जाएगा। तो इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई गेट्स ट्रिगर्ड ऑन 21st, दैट इज द डेट ऑन विच यू इशू द इनवॉइस। ये आपको समझाना है सारा कुछ। क्वेश्चन नंबर 5 थ्योरी क्वेश्चन है जो एक दो बार पूछा गया है। एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन बड़ी सिंपल है। अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ी है एग्रीगेट टर्नओवर में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। टैक्सेबल सप्लाई, एग्जेम्प्ट सप्लाई, इंटरस्टेट ब्रांच ट्रांसफर जो आप करते हो, एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये सब इंक्लूड होगा। एक्सक्लूड क्या होगा? एक्सक्लूड में जो भी आपके इनवॉइस के अंदर जीएसटी आएगा, सेस आएगा, वो एक्सक्लूड होगा। और जो इनवर्ट सप्लाई जिसके ऊपर आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना है वो एक्सक्लूड होगा। याद रखना, एग्रीगेट टर्नओवर की डेफिनेशन से रिलेटेड कुछ एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है सेक्शन 22 में, जहां पर उन्होंने बात कर रखी है प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप की, जहां पे उन्होंने बात कर रखी है आपकी और दूसरे केस में जॉब वर्क की बात कर रखी है कि जॉब वर्क के केस में एग्रीगेट टर्नओवर। वो अगर आप एक्सप्लेनेशन वाले जो स्पेशल केसेस हैं कि इसमें कैसे होगा, इसमें उनको अगर अवॉइड भी करते हो तो चल जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन हमारा 3 मार्क्स का है। तो एग्रीगेट टर्नओवर में जो चीजें मैंने बोली सिर्फ वही लिख दो, चल जाएगा। वो जो 2 स्पेशल केसेस हैं वो सेक्शन 22 की एक्सप्लेनेशन में लिख रखे हैं। लिख दोगे तो बहुत अच्छी बात है। जॉब वर्कर के केस में जो जॉब वर्कर प्रीमाइसिस से अगर गुड्स बेच भी दें तो जॉब वर्कर के टर्नओवर में नहीं जुड़ते, वो प्रिंसिपल के टर्नओवर में जुड़ते हैं। और दूसरी केस प्रिंसिपल एजेंट में, जब एजेंट अपने ऑन अकाउंट में या प्रिंसिपल के बिहाफ पर जब भी ट्रांसफर करता है तो वो एजेंट के टर्नओवर में जुड़ता है, प्रिंसिपल के टर्नओवर में नहीं जुड़ता। ये दोनों एक्सप्लेनेशन जोड़ दोगे तो भी वेल एंड गुड, नहीं जोड़ोगे तो भी मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्वेश्चन नंबर 6, देयर इज अ डेयरी फार्म सेलिंग मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स इन दिल्ली, द टर्नओवर इज एज अंडर। मिल्क एग्जेम्प्ट है, बटर टैक्सेबल है। What is the registration liability under GST for the above mentioned person assuming he has same PAN? अब डेयरी फार्म गुड्स में डील कर रहा है, गुड्स में डील कर रहा है तो आपको पता है गुड्स के केस में 40 लाख की लिमिट भी लगती है। कंडीशन क्या है? एक्सक्लूसिवली ही शुड बी अ डीलर ऑफ गुड्स। क्वेश्चन में सेटिस्फाई हो रहा है। 10 स्टेट्स नहीं होनी चाहिए वो, MMNT 3 नॉर्थ ईस्ट वाली 3 बेचारी स्टेट्स वो नहीं होनी चाहिए, नहीं है, दिल्ली वाली है। हमारे नोटिफाइड गुड्स नहीं होने चाहिए। नोटिफाइड गुड्स के अंदर क्या आता है? आइसक्रीम आती है आपकी, टोबैको वाले प्रोडक्ट्स आते हैं आपके, उन सब के अंदर अगर नहीं आ रहा तो क्लियरली दिख रहा है मिल्क प्रोडक्ट्स है हमारे, तो वो कंडीशन भी सेटिस्फाइड है। और क्या हमारा कोई इंटरस्टेट सप्लाई वगैरह कुछ लिखी है सेक्शन 24 के अंदर मैंडेटरी? वो भी नहीं। तो यहां पर 40 लाख की आपकी सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आपकी थ्रेशोल्ड 40 लाख अप्लाई करोगे आप। कोई रीजन ना हो अगर आप 40 लाख डिनाई करने का, तो आप खुद 20 लाख की थ्रेशोल्ड एज्यूम नहीं करोगे। 40 लाख की सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं तो पहले यहां पे समझाओ कि थ्रेशोल्ड 40 लाख है। इस केस के अंदर कितनी बन रही है? 20 लाख, दोनों को ऐड करेंगे एग्रीगेट टर्नओवर में, 20 लाख 40,000 ऐड बने करेंगे, बट स्टिल इट इज लेस देन 40 लाख, तो हमें रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, आगे। अगर एक दूसरा क्वेश्चन अलग है इससे, वो कह रहे हैं एक दूसरा बंदा है अमित, वो उसकी 3 स्टेट के अंदर ऑपरेशन है, वो कह रहा है मैं सिर्फ वेस्ट बंगाल में रजिस्ट्रेशन करा लूं। बड़ा सिंपल है, ये तो हर बच्चे को पता होगा मेरे हिसाब से, जीएसटी जिसने थोड़ा बहुत बेसिक भी पढ़ा उसे भी पता होगा कि जब आपकी अलग अलग स्टेट के अंदर ब्रांचेस होती हैं उसकी मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन लेनी पड़ती है, एक रजिस्ट्रेशन से काम नहीं चला सकते। तो वी विल से दैट देयर इज अ नीड फॉर मैंडेटरी सेपरेट रजिस्ट्रेशन। दिस वाज जीएसटी मॉक टेस्ट नंबर 2। आई थिंक इसके अंदर अगर आपने क्वेश्चन बैंक कर रखा है ना, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूं, आपने रिवीजन करी है और फिर क्वेश्चन कर रखे हैं। क्वेश्चन बैंक मतलब ये नहीं कह रहा कि सिर्फ मेरा क्वेश्चन बैंक कर रखा है, उसके अंदर टिपिकली मोस्टली क्वेश्चंस डिस्क्रिप्टिव वाले तो मैं पास्ट ईयर वाले एमटीपी आरटीपी वाले देता हूं। मेन आपको आईसीआई के सारे क्वेश्चन, आईसीआई के सारे एमटीपी आरटीपी करके रखने हैं। अगर आप सिर्फ इतना करके चले जाते हो, बिलीव मी, आपको एग्जाम में कुछ सेपरेट क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सेपरेट अगर नया मिलेगा भी ना, नया सिर्फ अमेंडमेंट वाले टॉपिक से मिलेगा। जो भी पुराने टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे लगभग वही क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं।
एंड सेम गोज फॉर आर टेस्ट ऑल्सो। अभी आईसीआई का एमटीपी आएगा, उसमें भी चेक कर लेना, लगभग लगभग सारे आपको वैसे क्वेश्चन मिलेंगे जो ऑलरेडी आपके क्वेश्चन बैंक में है, राइट। सो विल मीट टुमारो अगेन। टुमारो इज डे 3 और डे 3 में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है एग्जेम्पशंस वाला चैप्टर और रिवर्स चार्ज वाला चैप्टर। सो कल का टेस्ट भी अच्छा होने वाला है क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक उसमें भर भर के क्वेश्चन होते हैं हमारे पास देने के लिए, और आपके लिए भी थोड़ा लंबा चौड़ा काम है। कल आपको आपने देखा होगा मैंने स्लॉट में आपको 6 घंटे दिए हैं रिवीजन टाइम के लिए कि 6 घंटे आप लगा सकते हो रिवीजन के लिए। तो कल की वीडियो में मिलेंगे फिर से, कल एक नया मॉक टेस्ट। स्टे ट्यून्ड विद अस, टुमारो आई विल मीट यू अगेन। थैंक यू सो मच, बाय।